हेलो बच्चों, नमस्कार। तो यहाँ पर अब आप एक टॉपिक देख रहे हो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑब्वियस सी बात है। हालांकि साउंड वेव के लिए डिफ्रैक्शन इस्तेमाल होता है, बट हम लोग ऑप्टिकल वेव यानी लाइट के लिए इस डिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं। इंटरफेरेंस को मैंने अगर आपसे कहा कि इंटरफेरेंस क्या आपने देखा है, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप कहोगे सर साबुन के बुलबुले में रंग इंटरफेरेंस की वजह से आपने बताए हैं, होते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ी है। किसी सरफेस पे तेल गिरा हो, पानी की सतह पे तेल गिरा हो, तो हम उस गिरे हुए तेल में रंग दिखते हैं, हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। उसके लिए भी कहा गया है कि इंटरफेरेंस जिम्मेदार है। तो क्या जो सीडी प्लेयर, जो सीडी होती है, सीडी आपने लोगों ने देखी होगी, खैर आप तो चलन में नहीं है, बहुत कम है, लेकिन अगर सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क अगर आपने देखी हो तो उसमें भी रंग दिखाई पड़ते हैं। तो सवाल होता है कि सर क्या वो जो रंग दिखाई पड़ते हैं वो भी इंटरफेरेंस की वजह से हैं? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं, वो है डिफ्रैक्शन। तो रंग तो इंटरफेरेंस में भी दिखाई पड़ रहे थे साबुन के बुलबुले में, और रंग सीडी में भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसको आप इंटरफेरेंस कह रहे थे। रंग वहाँ भी थे, यहाँ सीडी प्लेयर में भी रंग दिख रहे हैं, तो इसको आप डिफ्रैक्शन कह रहे हो। तो ये दो चीज़ें हैं क्या? और क्या और कोई जगह है जहाँ हम डिफ्रैक्शन देखते हैं? तो बच्चों आप ये समझ लो कि डिफ्रैक्शन की घटना ऐसी घटना है जो शायद ज़्यादा कॉमन है इंटरफेरेंस की तुलना में। और ज़्यादा कॉमन इसलिए है क्योंकि ज़्यादा जनरल है, ज़्यादा आसानी से हो जाने वाली घटना है। जहाँ इंटरफेरेंस के लिए, सस्टेन इंटरफेरेंस होने के लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेज की आवश्यकता होती है, इतने सारे तामझाम करने पड़ते हैं, वहाँ आपको डिफ्रैक्शन देखने के लिए इतना कुछ तामझाम नहीं करना होगा। आप डिफ्रैक्शन नॉर्मल लाइट के साथ देख सकते हो। कोहेरेंसी होना न होना उसके लिए कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। इसे कभी सोचो आप, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप चश्मा लगाते हो और आप सड़क पे जा रहे हो, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश हुई और आपके चश्मे पे पानी जो है वो आ गया। आपने रुमाल से या किसी से पोंछा और चश्मा लगाया। जब वो आप लगाया और सड़क है और उस पर रोड लाइट जल रही हैं, फिर उस भीगे हुए चश्मे से आप रोड लाइट को देखते हो, तो आप देखते हो कि उस रोड लाइट में से लाइनें ऐसे निकल रही ना, जो लाइट है उसमें से ऐसे लग रहा है लाइनें निकल रही हैं, जैसे बीम जैसे निकल रही, किरणपुंज हैं उसमें। या चलो चश्मा भिगोने की भी आवश्यकता नहीं है, आप एक दुपट्टा ले लीजिए, हल्का जो झीना सा दुपट्टा होता है, जिसमें मतलब काफ़ी ट्रांसपेरेंट जैसे दुपट्टे होते हैं, कपड़ा होता है, मखमल कपड़ा, सूती कपड़ा जो होते हैं उस तरह से। और उन सूती कपड़ों से आप किसी बल्ब को देखिए, हो सके छत पे जा करके जरा रोड लाइट को देखिए, तो आप देखोगे कि वहाँ से भी लाइनें इस तरह से निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब डिफ्रैक्शन है जो आप देख रहे हो। अच्छा, एक और घटना है, एक डायग्राम भी आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ आपको वो जो दाढ़ी काटने वाली ब्लेड है, रेजर ब्लेड जो है, ये आपको दिख रही है। इस ब्लेड को जब लाइट से इल्यूमिनेट किया गया, इसका इमेज देखा गया, तो आपने देखा कि इसके इर्द गिर्द आपको जो एक्स्ट्रा लाइनें दिख रही हैं, ये एक तरह से डिफ्रैक्शन फ्रिंजें हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैटर्न देख रहे हो एक्चुअल ब्लेड के चारों तरफ, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन। एक और चीज़ है, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप ऐसा करो, एक कागज़ लो और उसके अंदर छोटा सा छेद कर दो। आपका जो पेन है, आप पेन से एक छेद कर दो। छेद रैंडम सा होगा, बिल्कुल गोल, एकदम परफेक्ट गोल तो नहीं होगा, पर वो रैंडम सा होगा, लेकिन कुछ वहाँ पे होल, पिन होल जैसा बन गया। अब आप क्या करो, अब आप उस कागज़ को लेकर के आओ धूप में, और धूप में उस कागज़ को रखो। धूप उस पर गिरेगी, बाकी का जो कागज़ है वो तो लाइट को रोक लेगा, लेकिन जहाँ छेद आपने पेन से किया है, एक छोटा सा छेद बनाया है, वहाँ से लाइट बाहर जाएगी। लाइट बाहर जाएगी तो जो कागज़ कि जो परछाई बनेगा, आपने कागज़ ऐसे रखा है धूप में और ज़मीन पे आप देख रहे हो परछाई उसकी, तो आपको बाकी परछाई तो दिखाई पड़ेगी डार्क जैसी, लेकिन उसके बीच में एक चमकीला सा, आपको एक चमकीला सा हिस्सा दिखेगा। और चमकीला हिस्सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर कागज़ में एक छेद है। ध्यान से आप देखिएगा कि वो जो चमकीला हिस्सा दिख रहा है, उसकी बाउंड्री जो है बहुत स्मूथ जैसी बनी है। कागज़ देखोगे तो कागज़ में तो बाउंड्री उतनी स्मूथ नहीं, उतना अच्छा गोल तो नहीं है, लेकिन जो परछाई है वहाँ बड़ा अच्छा सा गोल सा पैटर्न बना है। यहाँ सोचने वाली बात हो सकती है कि जब लाइट इसी छेद से निकल के आ रही है, यहाँ गिर रही है, तो यहाँ पर भी तो उस तरह का
टेढ़ा मेढ़ा, जैसे यहाँ गोला बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो यहाँ भी वैसे ही इम्परफेक्शन होना चाहिए इमेज में, पर यहाँ इतनी स्मूथनेस क्यों है? या एक दूसरा सवाल है, आपने कमरे को अंधेरा किया, कैंडल जलाया और उसके बाद अपने हाथ को रखा। हाथ को रखते हो तो दीवार पे आपके हाथ की परछाई बन जाती है, लेकिन जब आपने हाथ की परछाई दीवार पे देखते हो तो उस परछाई में वो लाइनें नहीं दिखाई पड़ती जैसे ब्लेड में दिखाई पड़ रही थी, यानी हमारे हाथ की उंगलियों से वो डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। या आप एक बाल लीजिए, थोड़ा लंबा बाल है, आप ऐसे रखिए, आप ऐसे लंबा बाल रखोगे और उसकी परछाई उस कैंडल में देखोगे तो आपको अपनी उंगलियां तो दिखाई पड़ेंगी, लेकिन वो जो बाल की परछाई है वो थोड़ा दूर जाके देखोगे तो आपको लगेगा बाल की परछाई बन ही नहीं रही, और सच में है वो डिफ्रैक्शन की वजह से डिसअपीयर हो जा रही है। ये सब डिफ्रैक्शन के आम जीवन के उदाहरण हैं जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। कभी इस चीज़ को नोटिस किया हो शायद आप लोगों ने कि जैसे अगर आप अभी सर्दियों के दिन हैं, आप छत पे बैठे हैं, धूप खिली है, आप आसमान को देखते हैं। जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको लगता होगा कुछ बुलबुले से हैं जो तैर रहे हैं। आप कोई पतंग ना देखिए, आप बस आसमान देखिए। जैसे आप आसमान देखोगे या आप अभी बैठे हो तो आप कमरे को देखो, कमरे के अंदर बल्ब को देखोगे तो आप जैसे देखना शुरू करोगे तो आपको कुछ बुलबुले से तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको लगेगा वो बुलबुले हवा में तैर रहे हैं और जैसे आप अपनी आँखों से उनका पीछा करेंगे वो गायब हो जाएंगे। तो ये जो बुलबुले हैं ये हमारी आँखों के बाहर हवा में नहीं बने हैं, बल्कि हमारी आँख के अंदर बने हैं। हो क्या रहा होता है, ये जो हमारी आँख है, ये हमारा लेंस है आँख का, यहाँ से लाइट आ रही है और ये रेटिना वाला हिस्सा है जहाँ पे लाइट पड़ती है और सेंस इसको किया जाता है। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, वही हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, वही से लिक्विड हैं जिसके अंदर कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पानी भरा होता है, एक बायोफ्लूइड है यहाँ पर जो भरा होता है, और वो जो बायोफ्लूइड होता है उसका अपना प्रेशर वगैरह होता है, उसकी अपनी हाइड्रोडायनेमिक और अपनी फिजिक्स है। यहाँ पर उस बायोफ्लूइड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल या ऐसे बायो मॉलिक्यूल होते हैं जो थोड़ा लॉन्ग चेन के होते हैं। तो जब वो बायो मॉलिक्यूल, आप यहाँ से लाइट जा रही है इस जगह पर और कोई बायो मॉलिक्यूल यहाँ आ जाता है तो इस बायो मॉलिक्यूल से डिफ्रैक्शन होता है, और वो डिफ्रैक्शन है जो आपकी आँखों की रेटिना पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको तैरते हुए वो बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे ही आप उनका पीछा करने के लिए आंखें हिलाते हो, आंखों के साथ ये बायोफ्लूइड जो है वो भी हिलता है और बस ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये मॉलिक्यूल तैरता तैरता कहीं और निकल जाता है, आपको बुलबुला दिखना बंद हो जाता है, पता लगा कोई और मॉलिक्यूल आ गया, एक नया बुलबुला दिखना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हो। दिस इज द डिफ्रैक्शन प्रोसेस विच इज़ वेरी कॉमन, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो वो जो बायोमॉलिक्यूल हैं उनके वो पैटर्न तो हम हमेशा देख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इतने आदी हो चुके हैं उनके कि जब भी हम ऐसे रंग बिरंगा सा कुछ हिलता डुलता देखते हैं तो फिर हमें वो उतने ज़्यादा उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और कभी जब फ्लैट बैकग्राउंड होता है तभी हमें कुछ और ध्यान देने के लिए नहीं होता, तभी हमारा उन पर ध्यान जाता है। ये हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल आखिरी में सोचो, आप किसी बल्ब को देख रहे हो और बल्ब को देखते देखते आप अपनी आँखों को हल्का हल्का बंद करना शुरू करो। ऐसा बंद करो कि आपकी जो पलकें हैं, ये पलकों में जो बाल हैं, ये धीरे धीरे आपकी आँखों की कॉर्निया पर जो है इस पे आए। तो अब क्या होगा, लाइट आती है आपके पलकों में जो ये बाल हैं इनसे टकराती है, फिर आँख के अंदर जाती है। जैसे ऐसा होगा वैसे आपको वो जो लाइट है, जो बल्ब है, उसकी लाइट में भी उस तरह से रेसे ऐसे लाइंस निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी। दिस इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने ऐसे कई एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो हम आम जीवन में देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोहेरेंट सोर्सेस हैं और कोहेरेंसी और मोनोक्रोमेटिसिटी और ये सब चाहिए, हम आराम से इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर एक सवाल और इस पे आगे बढ़ के जाएँ तो क्या इसका मतलब है, क्या डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बिल्कुल स्पष्ट रूप से दो बिल्कुल अलग कर देने वाली चीज़ें हैं? तो हम कहेंगे नहीं, इतना भी नहीं है। एकदम से हम अलग कर दें ऐसा भी नहीं है। अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें, ऑथेंटिक बुक्स का जो ऑथर्स हैं, जो इसके बहुत कुछ सोच विचार के जिन्होंने इस पर काम किया है, उनकी बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन के अंदर इंटरफेरेंस इंक्लूड रहता है। या आप कह सकते हो अगर दो वेव्स हैं, केवल दो वेव्स हैं और जो सर्टेन कंडीशन फॉलो कर रही हैं, उनमें सुपरपोजिशन होता है तो उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं।
लेकिन जब मोर देन 2 वेव्स हैं मल्टीपल सोर्सेस हैं और मल्टीपल सोर्सेस से वेव निकल रही हैं और वो सुपर इम्पोज करती हैं, तो उस समय हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ बनता है। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस ना कंसीडर करें, एक जनरलाइजेशन लें, सिर्फ 2 कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक इन शर्तों से आगे बढ़ जाएं, तो फिर हमारे पास जो बनता है पैटर्न वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। तो यू कैन से दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज़ ड्यू टू द सुपरपोजिशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। बहुत सारी वेव्स से जब होता है तब ऐसा होता है। ये डेफिनेशन हो सकता है शुरुआत में बहुत कन्विंसिंग ना लगे आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इसको डीप में पढ़ते जाते हो डिफ्रैक्शन की थ्योरी को और अंदर इसमें एंटर करना शुरू करते हो, फिर आप इसमें तरह तरह के व्यू पढ़ते हो। देखो ऐसा हुआ था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ हमारी इसलिए भी नहीं बनी क्योंकि बहुत लंबा डिबेटेड टॉपिक रहा है। एक ज़माने में इसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स होते थे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर कि कोई इसको समझाने के लिए एक प्रॉपर थ्योरी अगर प्रपोज करेगा तो उसको इतने इतने हज़ार रुपए का इनाम मिलेगा। आज से 200 साल 150 साल 170 साल पहले की बात है। उन सारे कॉम्पिटिशन्स का जो आउटकम है वो निकल के आया कि हमें 2 बहुत बढ़िया फिजिसिस्ट हमारे सामने आते हैं। एक है फ्रॉनहोफर और एक है फ्रेजनल। तो फ्रॉनहोफर जो होते हैं वो इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का अपना एक अलग सा सॉल्यूशन देते हैं। फ्रेजनल जो होते हैं वो डिफ्रैक्शन की थ्योरी का एक दूसरा व्यू प्रपोज करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि फिनोमेना एक ही है और उस एक ही फिनोमेना के हम 2 तरह के व्यू देखते हैं, 2 तरह की इंटरप्रिटेशंस देखते हैं। तो अब सवाल ये आता है, और एक और बात है कि ये दोनों इंटरप्रिटेशन एक दूसरे से थोड़ा सा अपोजिट जैसे भी दिखते हैं, अपोजिट जैसे भी होते हैं। फ्रॉनहोफर का इंटरप्रिटेशन और फ्रेजनल का इंटरप्रिटेशन। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, हम किस इंटरप्रिटेशंस को किस मत की तरफ हैं। इसे एक चीज़ को देखने के 2 मत हैं और वो 2 मत हैं, 2 स्कूल हैं जो कि अलग अलग हैं। अलग मतलब एक इधर नॉर्थ वाली बातें करता है, एक साउथ वाली बातें करता है। तो फिर हमारे सामने ये है कि भाई हम किसकी बात सुने। तो ट्रेनिंग देने के लिए शुरुआती स्टेज में जब आप 12th क्लास में होते हो तो आपको वो व्यू बताया जाता है, वो उस स्कूल की बातें बताई जाती हैं, उस मत की बातें बताई जाती हैं जिसको कि मैथमेटिकली डील करना आसान है, जिसको हम मैथमेटिकली मैनेजेबल तरीके से सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। तो वो कौन सा स्कूल है? वो है फ्रॉनहोफर व्यू। फ्रॉनहोफर का जो वर्जन है डिफ्रैक्शन को समझने का, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन फ्रेजनल के व्यू को हम छोड़ देते हैं। फ्रेजनल के व्यू को हमने सिर्फ टच नहीं किया है, 12th तक हम नहीं टच करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेजनल का व्यू जो था उसकी रैशनैलिटी बहुत ही कंसंट्रेटेड है, बहुत ही हैवी है। आप उसको समझने के लिए यू हैव टू बी अ गुड मैथमेटिशियन। आपको मैथमेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट आप फ्रेजनल इंटीग्रल फंक्शन को समझ सकें, फ्रेजनल इंटीग्रल इक्वेशन को समझ सके। लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू होता है, इतना इंपॉर्टेंट व्यू होता है कि जो डिफ्रैक्शन की प्राइमरली थ्योरी थी जिसको कि हाइगन ने शुरुआत की थी, उसको एक ढांचा देते हैं फ्रेजनल। और इसीलिए जो थ्योरी, जो फंडामेंटल थ्योरी है डिफ्रैक्शन को समझने की, उसे कहा जाता है हाइगन फ्रेजनल थ्योरी। तो आप सोच रहे होंगे कि हम व्यू फॉलो कर रहे हैं फ्रॉनहोफर का। 12th में हमने पढ़ा है फ्रॉनहोफर का व्यू जो कहता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज डिफ्रैक्शन, व्हेन द लाइट बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इसके पीछे ये मान्यता है कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। तो प्रकाश अगर हमेशा सीधा चलता है और जब वो अपने रास्ते से मुड़ जाता है किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, तो उस घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेजनल की थ्योरी पढ़ोगे तो फ्रेजनल की थ्योरी कहती है कि नहीं, प्रकाश कभी नहीं मुड़ता अपने रास्ते से, बल्कि प्रकाश चलता रहता है और जब वो मूव करता है तो वो जोन्स बनाता है जिसको फ्रेजनल जोन कहा जाता है। और वो फ्रेजनल जोन थ्योरी पर फ्रेजनल उस सारे डिफ्रैक्शन को समझा ले जाते हैं जो कि फ्रॉनहोफर भी समझाते हैं। तो जहाँ फ्रॉनहोफर उस रिजल्ट को समझाने के लिए अपनी बेंडिंग ऑफ लाइट की
मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, वहीं पर फ्रेजनल जो होते हैं वो उस पैटर्न को समझाने के लिए जोन प्लेट के बनने की कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। और सबसे खास बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक व्यू जो कहता है लाइट बेंड होती है वो भी उस रिजल्ट को समझा ले जाती है डिफ्रैक्शन पैटर्न के बनने को, और दूसरा व्यू जो कहता है लाइट बेंड नहीं करती बल्कि जोन्स क्रिएट करती है वो भी उस एक्सपेरिमेंट को समझा ले जाती है। तो इसलिए हमारे सामने इस बात का निर्णय करने का कोई ऐसा तरीका नहीं कि नहीं इस थ्योरी से ये चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, इससे एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो इसको हम डंप कर देते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। दोनों ही थ्योरी से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट हो जाते हैं। तो सवाल है कि हम किसका सपोर्ट करें। तो अगेन वही आता है भाई, जिसमें गणित ऐसी हो जो हम समझ सकें, हम 12वीं के 10वीं के 11वीं के बच्चे को समझा सकें, उस व्यू को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर अब आप चूँकि बड़े हो रहे हैं तो आपके सामने सवाल होते हैं, तो क्या ये सही होगा कि हम सिर्फ एक व्यू को देखें? तो वहाँ पर कहा जाता है भाई हमें तो अपना रिजल्ट समझने से मतलब है। हमें मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट समझ में आए और हम इसका एप्लीकेशन कर सकें। अब वो किसी भी व्यू से हो, चाहे फ्रॉनहोफर के व्यू से हो, चाहे फ्रेजनल के व्यू से हो, वी आर हैप्पी विद इट। तो इस तरह से अगर हम डिफ्रैक्शन को समझना शुरू करते हैं तो हम दो तरह के डिफ्रैक्शन की ग्रुप देखते हैं। एक होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली ये दो तरह के डिफ्रैक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो तरह से डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन तो वही है, इसमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ये दो मत हैं, दो कंडीशंस हैं जिसमें कि डिफ्रैक्शन की स्टडी की जाती है। थोड़ा सा और टेक्निकल जाएं तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को फॉर फील्ड अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं और फ्रेजनल के डिफ्रैक्शन को नियर फील्ड अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो अब अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें एक कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन, तो आपका जो 12th क्लास का जो नॉलेज है वो ये कहता है कि डिफ्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द लाइट बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, किसी ऑब्स्टेकल की वजह से जब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है तो उस घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। बट अगेन दिस इज़ द फ्रॉनहोफर व्यू, ये एक तरह से फ्रॉनहोफर का वर्जन है जो हम लोग ये बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या था, 1800 की शुरुआत में यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया और काफ़ी लंबे समय तक उन पे बहस चलती रही कि एक्चुअल में यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे उन्होंने इंटरफेरेंस को नहीं प्रूव किया है, उससे उन्होंने डिफ्रैक्शन देखा है। तो ये थॉमस यंग को इस बात को समझाने में लंबा समय लगा कि नहीं भाई, ये जो हम देख रहे हैं दिस इज़ इंटरफेरेंस, दिस इज़ नॉट अ डिफ्रैक्शन। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए थे। तो अगर हम ये कहते हैं कि यंग के एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर 2 पॉइंट सोर्स बनाएं और इन 2 पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस देखें तो हम कहेंगे कि उनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, उनमें सुपरपोजिशन देखें तो हम कहेंगे वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर स्लिट बना दी ताकि जब इसके ऊपर हमारे लाइट का वेव गिरी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि एज ए सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करना शुरू कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है सेकेंडरी लाइट सोर्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हाइगन का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल की तरफ हमको ले जाता है। जैसा कि आपको शायद ये मालूम हो कि न्यूटन जो कि पार्टिकल नेचर को फेवर करते थे लाइट के, उनकी विचार के दूसरा जो अपोजिट साइड में हाइगन का विचार था। जो हाइगन ये कहते थे कि प्रकाश जो है वो वेव फॉर्म में चलता है और जो वेव फॉर्म में चलता है तो उसकी वेव फ्रंट्स होती हैं। तो जैसे अगर एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से सेम पॉइंट पर आप बहुत सारे, अगर सेम डिस्टेंस बहुत सारे पॉइंट बनाओ, इस तरह के पॉइंट बन जाएंगे। तो इस पॉइंटों को मिलाते हुए अगर आपने 2 डायमेंशन एक सरफेस बनाई तो जब वेव मूव करती है तो ये जो पूरी सरफेस है इसको एक मान लो, उसके बाद ये सरफेस आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद सरफेस और आगे बढ़ती है। तो इस तरह से फ्रेजनल का वर्जन था कि वेव जो मूव करती है वो इस तरह से वेव फ्रंट्स के रूप में मूव करती है और हर वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट होते हैं उनके बीच में एक फेज का रिलेशन होता है।
अच्छा, ये जितने भी पॉइंट होते हैं इस वेव फ्रंट पे, ये सारे पॉइंट जो होते हैं दे आर बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी लाइट सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करते हैं, यानी यहाँ से भी हम इस तरह से सोर्स को निकलता हुआ मान सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेजनल हमारे सामने इस बात को रखते हैं, हाइगन इस बात को रखते हैं, फ्रेजनल उसको मॉडिफाई करते हैं। तो हाइगन इस बात को रखते हैं कि जब हमारा वेव फ्रंट चल रहा है उस पर जितने पॉइंट है सब आपस में फेज रिलेशन है, और जैसे ये किसी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल पे टकराता है, किसी रास्ते में किसी स्लिट से टकराया, तो स्लिट के जितने पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने स्लिट लिया है जिसकी कुछ डायमेंशन रखी है, अगर आपने स्लिट की कुछ डायमेंशन रखी है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट बनने की गुंजाइश है। तो अगर हमने अपनी स्लिट को बहुत छोटा सा माना, जैसे ये हमारी स्लिट है, हमने अपनी स्लिट को इतना भी मान लिया, कुछ ऐसे भी मान लिया हमने स्लिट है ये हमारी, तो जैसे लाइट जाएगी तो इसके जितने पॉइंट होंगे, ठीक है, ये जितने पॉइंट से लाइट यहाँ से गई, जितने भी पॉइंट यहाँ पर हैं, दे आर बिहेविंग लाइक द सेकेंडरी सोर्स। तो उसकी वजह से जो कुछ भी हो रहा होगा दैट शुड बी कंसीडर एज द डिफ्रैक्शन फिनोमिना। अच्छा, अगर मैंने इतनी सारी लाइटें यहाँ बनाई ही नहीं, अगर मैंने यहाँ पे झिर्री ना काटी, बल्कि जस्ट एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैंने जस्ट में एक होल कर दिया। अब ये पिन पॉइंट है, मैंने पिन पॉइंट किया। अब ये पिन पॉइंट की डायमेंशन बहुत कम है, तो खुद ही सोच सकते हो जब लाइट यहाँ गिरेगी तो इतना उसको, ये जो खुद ही इतना छोटा है कि यहाँ उसको इतने सारे पॉइंट ही नहीं मिलेंगे जिनसे सेकेंडरी सोर्स को हम सिग्निफिकेंट सेकेंडरी सोर्स को निकलता हुआ मान सकें। तो इस तरह के पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो वो जो हाइगन फ्रेजनल की थ्योरी थी कि वेव फ्रंट बने होंगे और ये जो ऑब्स्टेकल का जो पॉइंट है ये बहुत सारे नए वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा, वो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने एक झिर्री बनाई है, अगर आपने इसमें एक झिर्री काटी है, तो आप मान सकते हो वहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर आप यहाँ पे एक स्लिट काट दो तो स्लिट में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन अगर आप स्लिट ना काट के जस्ट एक छोटा सा पॉइंट बनाओ तो उस पॉइंट से निकलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स जो होंगे दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो यानी वहाँ से जो लाइट निकल रही है वो इस हाइगन फ्रेजनल थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और इसलिए वो जो फिनोमिना दिखा रही है वो इंटरफेरेंस है। और अगर इसका कुछ स्लिट बना दिया तो वो जो फिनोमिना दिखाएगी वो हमारा डिफ्रैक्शन होगा। तो अगर हम बोलते तो हैं इसको कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं, लेकिन स्लिट बोलने में भी अपने आप में एक टेक्निकल फ्लॉ है, क्योंकि अगर आपने स्लिट बोला तो फिर आपने वहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। द मोमेंट आप सेकेंडरी वेवलेट कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपका फिनोमिना जो होगा वो इमीडिएटली इंटरफेरेंस प्रिसाइसली कहने के बजाय वो एक डिफ्रैक्शन वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा। ये बारीकियां हैं इस ऑप्टिक्स की थ्योरी की। अब अगर हम बात करें कि फिर भी अगर हमसे पूछा जाए कि डिफ्रैक्शन के क्लासेस क्या हैं, डिफ्रैक्शन को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो डिफ्रैक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए वही एक जो सबसे अच्छा है, जैसा कि हम फ्राउनहोफर की क्लास को फॉलो करते हैं कि व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज़ इंसिडेंट ऑन एन ऑब्स्टेकल जिसकी डायमेंशन में मालूम है, तो अगर हमारी वेवलेंथ लैम्डा है और हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो लैम्डा वो डी है, और इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब है अगर ये मान लो 10 टू पावर 7000 एंगस्ट्रॉम है और ये अगर मान लो 700 एंगस्ट्रॉम है, इस तरह का ऑर्डर है, कुछ 10 गुने का अंतर रह जाता है अगर, तो ऐसी स्थिति में हम एक स्ट्रॉन्ग डेविएशन देखेंगे अपने वेव का, हमारी लाइट जो होगी वो अपने रास्ते से स्ट्रांगली डेविएट होगी। तो आप डिफ्रैक्शन देख पाओ इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ऑब्स्टेकल हो वो शार्प हो। अब शार्प जो होती है ये बड़ा ही ऐसा वर्ड है जो सबके लिए अलग अलग है। अगर मैं कहूँ ये मेरा चाकू शार्प है तो वो इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि उससे हम मक्खन काट सकते हैं। एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं आपका चाकू शार्प नहीं है, वो इस पर्सपेक्टिव से कह रहा है क्योंकि उस चाकू से पाइनएप्पल नहीं कटेगा, ठीक है। एक तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं
ये शार्प नहीं है, ये पाइनएप्पल तो काट सकता है लेकिन इससे हम कोई और हार्ड मटेरियल इस सब को नहीं काट पाएंगे। तो शार्पनेस की डेफिनेशन कोई यूनिक नहीं है। तो अब हम डिफ्रैक्शन में कब कहेंगे कि हमारा ऑब्स्टेकल शार्प है? तो ऑब्स्टेकल शार्प होने का मतलब ये होता है कि जो वेवलेंथ हम लाइट की भेज रहे हैं उस वेवलेंथ की जो वैल्यू है और वो जो ऑब्स्टेकल रास्ते में है उसकी डायमेंशन जो है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस जो है खास तौर पर, वो अगर सेम ऑर्डर का है तो हम सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 10 गुने तक का अंतर अगर हो तो भी हम ले लेंगे। जैसे ये 7000 है, 700 है, ओके, इट इज़ अंडर द क्राइटेरिया ऑफ सेम डायमेंशन, नियर टू सेम ऑर्डर। तो अगर ये ऐसा है कि 7000 के ना होने की बजाय ये आपका 1000 है, 700 एंगस्ट्रॉम के बजाय 1000 है, बहुत अच्छा है, 5000 है और अच्छा है, 7000 ही है तो बहुत ही अच्छा है, दोनों के डायमेंशन सेम है, आपको डिफ्रैक्शन सबसे ऑप्टिमम तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हम डिफ्रैक्शन को देखते हैं कि डिफ्रैक्शन एक ऐसी घटना है जो उस समय हमें दिखाई पड़ती है जब लाइट किसी शार्प ऑब्स्टेकल पे गिरती है, यानी कि कैसे ऑब्स्टेकल पे जिसकी डायमेंशन उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, तो वो लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी। बट माइंड इट, दिस इज़ द फ्राउनहोफर वर्जन ऑफ डिफ्रैक्शन, जो कि मोर पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स लेस मैथमेटिकल रिगरनेस। मैथमेटिक की रिगरनेस की कमी की वजह से हम इसको एक तरह से कह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स का ही क्राइटेरिया है, उसके भी और भी कुछ क्राइटेरिया हैं जिनसे हम और प्रिसाइज तरीके से फ्राउनहोफर और फ्रिस्नेल को अलग कर सकते हैं। तो मूल रूप से तो गणित है इसके पीछे, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ लोगों ने कुछ सेटल कर दिया इस झगड़े को। मतलब सिर्फ यही नहीं रह गया कि मैथमेटिक्स तुम्हारी अच्छी है तो तुम फ्रिस्नेल वाले को पढ़ो, मैथमेटिक्स तुमको प्रॉब्लम है तो फ्राउनहोफर को पढ़ो। शुरुआत में तो ऐसा ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों ने इस पूरे चीज़ को सेटल डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो होता है वो एक फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन होगा और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो होगा वो एक नियर फील्ड अप्रॉक्सीमेशन होगा। जल्दी समझ लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। इस आज की डिस्कशन में मैंने कुछ लिखवाया नहीं, बिकॉज ये सब सारी चीज़ें समझने के स्तर पर है और थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है 12th की नॉलेज से मेरे ख्याल से अभी आपको, इस वजह से डिस्कशन यहाँ पे करना ज़रूरी था। देखो, मान लो आपने एक ऑब्स्टेकल लिया। ऑब्स्टेकल क्या है? हो सकता है ये एक पिन है, लोहे की पिन है जो हम पेपर को नत्थी करने के लिए यूज करते हैं, पेपर पिन है, ठीक है। इसके ऊपर हम लाइट गिराते हैं। अब लाइट गिराने का तरीका ये है कि हम एक लेंस ले लें और इस लेंस के फर्स्ट फोकस पर एक बल्ब रखें। फर्स्ट फोकस पर रखने का मतलब ये है कि यहाँ से जब लाइट इससे निकलेगी तो ये लेंस जो होगा उस लाइट को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑप्टिक्स का लेंस का फॉर्मूले से सीखा है आपने। अगर फर्स्ट फोकस पर लाइट सोर्स रखा है तो ये जो लाइट निकलती है ये फिर इस एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और हमने एक चीज़ और जानी है कि अगर लाइन रे पैरेलल है, इसका मतलब है जिन वेव फ्रंट को वो रे बिलोंग कर रही हैं वो वेव फ्रंट भी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो अगर वेव फ्रंट पैरेलल हैं तो इसका मतलब है रे हमारी पैरेलल होगी। और वेव फ्रंट पैरेलल होने का मतलब क्या है वो भी जरा समझ लो। जैसे एक लाइट सोर्स यहाँ रखा है, तो जब लाइट सोर्स यहाँ रखा है, इससे निकलने वाली जो वेव फ्रंट होंगी वो स्फेरिकल होंगी, थोड़ा और दूर जाएंगी। अब हम केवल हिस्सा बना रहे हैं, थोड़ा सा इसमें इसका कर्वेचर चेंज होगा। यहाँ और थोड़ा दूर जाएंगी, कर्वेचर इसका और चेंज होगा। तो जैसे जैसे ये दूर होती जा रही हैं, इनका जो कर्वेचर है वो आपका बदलता जा रहा है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। एवं और बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अब आप इस वेव फ्रंट को देख रहे हो, ये बहुत दूर चली गई। जैसे जैसे दूर जा रही है, इसका कर्वेचर इतना कम हो चुका है कि आपको ये कुछ फ्लैट से दिखना शुरू हो जाएगी। एक्चुअल में फ्लैट इस तरह से, अगर एक सर्किल है और एक बहुत बड़ा सर्किल है, एक बहुत बड़े सर्किल में अगर आप छोटा सा हिस्सा देखोगे तो ये सेगमेंट आपको स्ट्रेट ही दिखेगा। तो वैसे ही इस लाइट सोर्स से अगर आप बहुत दूर खड़े हैं तो आपसे जो वेव फ्रंट टकराएगी वो वेव फ्रंट जो होगी वो एक पैरेलल वेव फ्रंट की तरह से आप लोगों की फ्लैट वेव फ्रंट आपके पास आई है। तो जब तक यहाँ रहोगे तब तक तो रे आपको वेव फ्रंट के पैरेलल परपेंडिकुलर बनाना ऐसे बनाओगे, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ हल्का सा कर्वेचर रहेगा, यहाँ और हल्का कर्वेचर रहेगा और यहाँ पर तो सीधा ही हो गए हैं ये सारी रेज। इसीलिए कहा जाता है कि इनफाइनाइट से आता हुआ प्रकाश, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर डिस्टेंस से आता हुआ प्रकाश जो होता है
उसकी जो रे होती है वो पैरेलल दिखाई जाती है, जो कि उनका वेव फ्रंट जो होता है वो पैरेलल प्लेन के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने फिजिकली लाइट सोर्स को इनफाइनाइट पे नहीं रखा है, बल्कि हमने इस लाइट सोर्स को एक ऐसे लेंस के फर्स्ट फोकस पर रख दिया है कि यहाँ का जो कर्वेचर था वेव फ्रंट का, इस लेंस ने उस कर्वेचर को इस तरह से पैरेलल कर दिया। तो लेंस ने वो काम कर दिया जो दूरी करती वो काम लेंस ने कर दिया। ठीक है, अब ये टकराएगा। अब इस पिन पर जब ये वेव फ्रंट टकराएंगी तो इस पिन को क्या मालूम चलेगा, इस पिन को तो यही दिखाएगा कि इससे वेव फ्रंट टकराई, जो कि सारे वेव फ्रंट पैरेलल हैं। यानी कि इसको तो लगेगा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। भाई इनफाइनाइट से आने वाले प्रकाश की शर्त तो यही है ना कि उसका वेव फ्रंट पैरेलल हो। तो ये उसको साथ डिफ्रैक्ट होगा और फिर आपके पास जो वेव फ्रंट होगा वो आगे बढ़ जाएगा। फिर आप एक दूसरा लेंस यहाँ रखिए और जैसे गिरेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो जाएगी लाइट। तो इस प्रकार से हम अपना डिफ्रैक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे लाइट बेंड होगी पर वो लेंस से फोकस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पिन को दिखेगा कि उसका लाइट सोर्स कहाँ है, इनफाइनाइट पर। उसको ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट पे है, क्योंकि उससे जो प्रकाश टकराया था यहाँ से आने वाला वो पैरेलल वेव फ्रंट में था। फिर यहाँ से जब लाइट जाएगी तो उसको लगेगा कि यहाँ से प्रकाश पैरेलल ही गया है, तो यानी कि ये भी इनफाइनाइट की तरफ गया है। तो जो ऑब्स्टेकल है उससे सोर्स की डिस्टेंस और ऑब्स्टेकल से जो स्क्रीन है जहाँ फोकस कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट। इसीलिए इसको कहते हैं फार फील्ड। फार मतलब होता है दूर, फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन ही तो कर रहे हो यहाँ पर, या फार फील्ड डिफ्रैक्शन इसको आप कह सकते। दिस इज कॉल्ड द फार फील्ड डिफ्रैक्शन। तो इस तरह का जो डिफ्रैक्शन होता है इसे कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वी ऑलवेज यूज लेंसेस। हम एक पेयर ऑफ लेंस यूज करते हैं। एक लेंस यहाँ जिसने कि इस पैरेलल वेव फ्रंट को फिर से पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया, इस लेंस ने एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाले वेव फ्रंट को पैरेलल किया। इस तरह से हम कह सकते हैं। या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्स्टेकल से सोर्स की डिस्टेंस, ऑब्स्टेकल से स्क्रीन डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी है, देन दिस इज द फ्रॉनहोफर कंडीशन, डिफ्रैक्शन कंडीशन। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे ऑब्स्टेकल पर पैरेलल वेव फ्रंट टकराए और पैरेलल वेव फ्रंट ही आगे जाए, तो वो जो सिचुएशन होती है दैट इज द फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन सिचुएशन या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिचुएशन। तो ये हो गया फ्रॉनहोफर का। फ्रेस्नेल का मामला क्या है कि हम लेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई। लेंस इस्तेमाल ना करने का मतलब है कि आपने सीधे यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा, जैसे एक पिन रखी है उसके सामने सीधे मोमबत्ती रख दिया है, कोई लेंस नहीं इस्तेमाल किया है। तो उससे क्या होगा, यहाँ वेव फ्रंट इससे टकराएगा और ये वेव फ्रंट आकर के इससे जब टकराएगा इस लाइट सोर्स, इस ऑब्स्टेकल से, तो ये ऑब्स्टेकल इस वेव फ्रंट का कर्वेचर ऑब्जर्व करेगा। वेव फ्रंट का कर्वेचर ऑब्जर्व करेगा। अब ये वेव फ्रंट वो स्फेरिकल नेचर का भी देख सकता है, सिलेंड्रिकल नेचर का भी देख सकता है। कैसे, दोनों में क्या अंतर होता है? जैसे अगर सिर्फ एक लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स है, अगर पॉइंट लाइट सोर्स है तो उससे निकलने वाली वेव फ्रंट कैसी होंगी, स्फेरिकल होंगी। लेकिन अगर ट्यूब लाइट जैसा है, लाइन सोर्स है, पॉइंट सोर्स नहीं है, लाइन सोर्स है, और ये लाइन बहुत लंबी है, तो इससे निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। फिर अगला वेव फ्रंट ऐसे निकलेगा, इससे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, फिर अगला वेव फ्रंट ऐसे निकलेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा दैट इज ऑफ सिलेंड्रिकल नेचर। तो अगर आपने यहाँ लाइन सोर्स रखा है तो इस ऑब्स्टेकल से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट टकराएंगे। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट टकराएंगे। किसी भी हाल में एक पैरेलल वेव फ्रंट इससे नहीं टकराएगा। तो यहाँ पर और फिर उस हिसाब से यहाँ से उसका वेरिएशन होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं जोन थ्योरी के हिसाब से। तो यहाँ पर फिल्म, ये जो स्क्रीन है और जो सोर्स है ये सब बहुत पास होते हैं, तो इसे आप कहते हो नियर फील्ड अप्रॉक्सीमेशन या नियर फील्ड डिफ्रैक्शन। तो इस तरह से बच्चों हमने दो चीज़ों की बात की। पहले तो डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ी, फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बहुत ही साफ तौर पर एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि दो तरह के स्कूल हैं, दो तरह के मत हैं, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल।
उनके बारे में कुछ बात किया, हम कौन सा जनरली अडॉप्ट किए हैं उसके बारे में हमने बात की, और फिर ये देखा है कि हमने कैसे फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन को लेंसेज की सहायता से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और कैसे नियर फील्ड अप्रॉक्सीमेशन को बिना लेंस के स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट के फॉर्म में हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो दिस इज़ द इनिशियल डिस्कशन ऑफ डिफ्रैक्शन। अगले क्लास में हमें जो बात करनी होगी वो बात का जो मसला होगा, उस बात की जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि इस फ्रॉनहोफर अप्रॉक्सीमेशन से हम कैसे सिंगल स्लिट और कैसे डबल स्लिट के डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझ सकते हैं। हम फ्रॉनहोफर का यूज करेंगे बिकॉज मैथमेटिकली उसको हम टैकल कर सकते हैं और सिलेबस में भी आपके वही है। और फिर वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं सिंगल स्लिट के और डबल स्लिट के और फिर मल्टीपल स्लिट के भी जनरलाइज कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ डबल स्लिट और सिंगल स्लिट। तो दैट विल बी द टॉपिक। चलिए फिर मिलते हैं उस क्लास में और फिर डिस्कस करते हैं आपसे सिंगल स्लिट के बारे में। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।